भारत के उस महावीर को नमन हमारा है। भारत के उस महावीर को नमन हमारा है। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको सुचित हृदय हमारा है। श्रद्धा सुमन समर्पित उनको सुचित हृदय हमारा है। राजनीति के युग का सूरज अमर हुआ वो प्यारा है। राजनीति के युग का सूरज अमर हुआ वो प्यारा है। कल्याण सिंह जी अमर रहे, जब तक नमन हमारा है। बाबूजी अमर रहे, जब तक नमन हमारा है। बाबूजी अमर रहे, जब तक नमन हमारा है। शोक सभी के बधाइयों का साथ दिया। दलितों पिछड़ों और गरीबों को सदैव सम्मान दिया। सदैव सम्मान दिया, तो सदैव सम्मान दिया। अलीगढ़ में जन्म हुआ। आरएसएस के बड़े सदस्य जनसंघ का साथ दिया। जनसंघ का साथ दिया, जनसंघ का साथ दिया। ऐसे ही शिरोमणि वंदन करता जग सारा है। ऐसे ही शिरोमणि वंदन करता जग सारा है। कल्याण सिंह जी अमर रहे, जब तक नमन हमारा है। बाबूजी अमर रहे, जब तक नमन हमारा है। बाबूजी अमर रहे, जब तक नमन हमारा है।
बाबूजी के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मैं सभी से निवेदन करता हूँ पुष्पांजलि अर्पित कर। मैं आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से वो आवे, दो शब्द माननीय बाबूजी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय दिनेश शर्मा जी। ये सामने से हट जाओ सामने से हटो। उपस्थित सभी शोकाकुल श्रद्धेयवृंद, ये एक ऐसा अवसर है कि हम सब ने अपने एक ऐसे राजनेता को अपने से बिछोड़ने का एक अवसर हम सबको ऐसा मिला जिसे पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश स्तब्ध है। आदरणीय कल्याण सिंह जी अपने कार्यों के कारण, अपने विचारों के कारण सदैव हम सबको याद रहेंगे। वो एक भारतीय संस्कृति के पुरोधा थे, हिंदू संस्कृति के पुरोधा थे। जैसा कि हमारे संस्कारों में कहा जाता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे अलग अलग धर्मों में प्रचलन होता है कि किसी दूसरे संप्रदाय में मृत्यु के बाद जब उसको दफन करते हैं तो कहते हैं कि सुकून मिलेगा, लेकिन हिंदू संस्कृति में हम कहते हैं कि आत्मा चलायमान है, गतिमान है, एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर को धारण करती है। ऐसी मान्यता हम सबके बीच में है। आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम यही कहेंगे, हे ईश्वर, उनकी आत्मा जो गतिमान है उसको इस भारतवर्ष में, इस उत्तर प्रदेश की भूमि में फिर किसी न किसी रूप में स्थान प्राप्त हो। हम सबका ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। वो जहां भी रहें उनके आदर्शों का हम सब पालन करने की शक्ति हम सबको मिले। केवल एक स्मरण मेरे अंतर्मन में आता है कि माननीय कल्याण सिंह जी का सानिध्य मुझे समय समय पर मिला। संगठन के अध्यक्ष वो थे, उस समय कार्यकर्ता के रूप में काफी निकट से देखने का अवसर मुझे मिला। बाद में मैं उनके साथ में पर्यटन विभाग का उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला और बाद में महापौर के लिए जब उन्होंने मेरा चयन किया तो काफी कुछ उनका टिप्स होते थे और एक एक शब्द परिवर्तनकारी हुआ करते थे। एक अवसर आया, जो घटना आज भी मुझे याद आती है कि प्रातःकालीन जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में शिक्षा विभाग मुझे मिला था तो एक अलीगढ़ का एक स्थान है जिससे उनका अगाध स्नेह रहा है। उसके बारे में होता था कि जैसे प्रयागराज बोर्ड है तो परीक्षाओं के संदर्भ में वो
दुष्प्रचारित क्षेत्र था, जिसको लोग बोलते थे कि फलाना नाम से लेके कि ये बोर्ड है, जिसकी अलग व्यवस्था चला करती थी नकल के मामले में। नकल विहीन परीक्षा आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समय, माननीय कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में शुरू हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में हुआ कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो, और परीक्षा केंद्रों का बहुत बड़ा व्यवसाय हुआ करता था। उसको एक उसको हम लोगों ने मॉडर्न सिस्टम में, जिसको कहते हैं कि आधुनिक तकनीकों के द्वारा जब शुरू किया, तो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में पारदर्शिता हुई और नकल करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रयत्न हुए। मैं ये किस्सा इसलिए बता रहा था कि राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह जी का एक दिन मुझे सुबह सुबह फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि दिनेश जी, मेरे पास में, उन्होंने कुछ गांव का नाम लिया, वहां के लोग आए हुए हैं, ये विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं और इनका ये कहना है कि नकल के समय जो नकल कराने वाले लोगों के आरोप में इनके ऊपर कुछ दफाएं लगी हैं कॉपियों को बदलने के। इनका ऐसा कहना है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा, बाबूजी, आपने ही कहा था कि नकल नहीं होनी चाहिए। ये लेखक के रूप में ये थे कि मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी बैठने वाले लोग, और उनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुआ। उनका कि मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुनेंगे तुमने, और आगे की बात आप बोलने लगे। मैंने कहा, बाबूजी, इसीलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपका आदेश क्या है? बोले, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। कितनी दफाएं लगाई? मैंने 3-4 दफाओं का नाम लिया। उन्होंने बोले, 3 दफाएं छोड़ दिया तुमने, इन 3 दफाओं को मेरी तरफ से और लगा देना, नकल नहीं होने देना। एक आदर्शवादी नेता के रूप में कल्याण सिंह जी का कोई प्रिय वही होता था जो सब कार्यों की ओर काम करना चाहता था। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने समय समय पर अलग अलग दृष्टि दी प्रदेश को, एक समाज को समग्रता की ओर लाने का उन्होंने एक बड़ा लंबी यात्रा को उन्होंने पूरा किया। प्रदेश की जो विकास की योजनाएं थी वो आज भी उनको याद की जाती हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उत्तर प्रदेश उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस उत्तर प्रदेश को एक करने पर, जो वो कहते थे जातिवाद नहीं, संप्रदायवाद नहीं, केवल विकासवाद रहेगा, उसी के रास्ते पर उत्तर प्रदेश चल सके, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मैं आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो हमें माननीय बाबू जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बाबू जी को चाहने वाले हमारी संख्या में। बाबू जी के बारे में अगर मैं कुछ बताऊंगा, मुझे लगेगा कि मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे राम भक्त और उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के रूप में जो उन्होंने हम सबको दिशा दी है, वह हमारे जीवन के लिए एक सार्वजनिक जीवन में जब काम करते हैं तो एक आदर्श मार्ग है कि जब राजनीतिक जीवन में समाज की सेवा करने का अवसर आपको मिलता है तो किस किस प्रकार से त्याग करना चाहिए, किस किस प्रकार से बलिदान करना चाहिए। आज हम सबको इस बात का गर्व है कि जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर खड़ा विवादित ढांचा, जिसकी कार सेवा के लिए पूज्य संतों ने आह्वान किया था, लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में थे, मैं भी था वहां पर।
उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मैं विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के नाते काम करता था। लेकिन हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि एक कार्य सेवा के लिए राम भक्त 30 अक्टूबर 1990 को भी गए थे, जब सत्ता प्राप्त करने के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन दूसरा अवसर था जब 6 दिसंबर 1992 को कार्य सेवक गए थे तो राम भक्तों को खरोच नहीं आने दिया और अपने मुख्यमंत्री पद को भी त्याग कर देने का काम किया, इस्तीफा दे देने का काम किया। और उनका जो पूरा विवरण है इस संबंध में सब हमको ज्ञात है, सब हम जानते हैं। ऐसे पूज्य बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो अधूरा स्वप्न वह अपने जीवन काल में रामलला के भव्य मंदिर को देख करके जाते, इससे अधिक गौरव की बात और कोई नहीं थी। लेकिन यह जरूर श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि बाबूजी का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। जो भी उन्होंने राष्ट्र के लिए, जो भी उन्होंने समाज के लिए, जो भी उन्होंने मंदिर निर्माण की दृष्टि से त्याग किया है, उनका त्याग, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। व्यक्ति आते हैं और जाते हैं। कोई व्यक्ति आता है और इस शरीर क्योंकि नश्वर है छोड़ करके जाता है, लेकिन कोई एक जन्म में एक जन्म का काम करता है, लेकिन कोई एक जन्म में 1000 जन्म का काम करता है। ऐसे हमारे बाबूजी थे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपनी बाड़ी को उठान देता हूँ। वो सब आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को आवे और बाबूजी के श्री चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। बाबूजी महान नेता थे और इतने महान नेता थे कि बरुरई में फिएट कार से दादा उनको छोड़ने आना था, कार खराब हो गया तो ट्रक में बैठा थे और माननीय कल्याण सिंह ट्रक से बैठकर लखनऊ आए थे। इतना महान नहीं थे। सुबह की चाय अपने हाथ से बनाते थे और पूरे स्टाफ को चाय स्वयं पिलाते थे और स्वयं में महान नेता थे। इसी कारण कल मैं सपा के संस्थापक नेता आदरणीय नेताजी के पास गया था कि श्रद्धांजलि सभा के लिए आग्रह करने। बहन जी को मैं, बसपा के मुखिया बहन जी को मैं फोन किया, लगभग 40 छोटे पार्टियों से भी आग्रह किया। 15-20 पार्टियां हम लोग मौजूद है, 20-25 के पार्टी के लोग भी आए हैं। फोटो न फोटो उधर कर दो, उधर ले जाओ। तो बहन जी ने फोन पर ही बात हुई, बोली कि 3-4 दिन बाद मिल लूंगा। उन्होंने सतीश जी को, माननीय सतीश जी को भेजा था श्रीनगर से और लगभग यहाँ 25-30 छोटी पार्टियों में। वह कृषि पर बहुत ध्यान देते थे, गांव पर देते थे, गरीब पर देते थे। बोले इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगा तभी देश की स्थिति सुधरेगी। और जब मैं मिलने जाता था तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश का योगी सरकार, योगी जी ने दलितों को, शोषित को, पिछड़ों को, सभी को संभाल लिया है, राज्य सुरक्षित है। इसी तरह कहते थे अब मोदी जी के हाथ में देश का बागडोर है, अब देश का कोई बिगाड़ेगा नहीं, देश सुरक्षित है। इस प्रकार के महान नेता थे। आज मैं उनको प्रदेश की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। कभी कभी इस धरती पर ऐसे नेता जन्म देते हैं। आप सबका, आए हुए सभी का मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि वो आवे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें श्री बाबू जी के चरण। माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानित मंच, आज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भावराव देवस व्यास के द्वारा आज के श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सदैव कल्याण सिंह जी को समाज और राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मैं इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, बीज का वृक्ष बनना उसकी उन्नति होती है, छोटे का बड़ा बनना ये उसकी महानता होती है। महानता का मापक बड़े का छोटा होना नहीं होता है, या बड़ा का बड़ा हो जाना भी उसकी महानता नहीं होती है। सदैव कल्याण सिंह जी जनपद अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे थे। एक सामान्य शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी दिनचर्या को प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के उपरांत राष्ट्र सेवा का जो व्रत उन्होंने लिया, जो भी और जिस भी क्षेत्र में उन्हें दायित्व दिया गया, जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ और जिस समर्पण भाव के साथ उन्होंने उन दायित्वों का निर्वहन किया, आज उसी का परिणाम है कि हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कृतित्व के माध्यम से हम सबके सामने है, प्रदेशवासियों के सामने, देशवासियों के सामने। दुनिया के अंदर राजनीति की शुचिता, पारदर्शिता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति दृढ़ता और समर्पण का भाव जब तक लोकतंत्र के अंदर मौजूद रहेगा, उसका मूल्य मौजूद रहेगा, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के बारे में आम जन के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव इसी प्रकार से बना रहेगा। आज के इस अवसर पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने कृतित्व के माध्यम से महानता हासिल करने वाले ऐसे महामानवों को प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति ही शांति। जिनका सरकार और संगठन दोनों के साथ में बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अनुभव रहा, ऐसे लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल्यों, संगठन की ताकत और सरकार के दायित्व, इन तीनों को एक धागे में पिरोकर राजनीतिक जीवन जीने वाले प्रदेश कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, और आज के अवसर पर हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस दिन वह स्वर्गवासी हुए थे, मीडिया के मित्रों ने उनसे और के साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं, जो संबंध रहे हैं, उस पर एक टिप्पणी चाहिए थी।
मैंने कहा कि ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा। कल्याण सिंह जी के साथ हमारा रिश्ता एक नेता का था, हमारे नेता भी थे, बड़े भाई के रूप में हमने उनके देखा है, और सखा के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष मैं था। लगातार प्रवास पर उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त होता था। तरह तरह की बातें होती थी और बड़े विनोदी स्वभाव के थे। उनके साथ रहने पर कोई व्यक्ति ऊब नहीं सकता था। और मुख्यमंत्री के रूप में किस तरीके से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, ये प्रदेश की जनता को बतलाने की जरूरत नहीं है। और इसकी पहली झलक तो उस समय मिल गई थी जब 1977 में वो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी अनियमितताएं थी। लोग ये कहते थे कि चिकित्सा क्षेत्र को जो सुधार लेगा, बड़ी कामयाबी हासिल करेगा और उससे पूरे सरकार की एक साख बनेगी, पूरी सरकार की एक धाक बनेगी। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के दायित्व को 1977 में प्रदेश कल्याण सिंह जी ने संभाला, उसकी चर्चा होने लगी और उसी समय कुछ लोगों के द्वारा उनके बारे में यह टिप्पणी की जाती थी कि भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। कुशल प्रशासक के रूप में जिस तरीके से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, अब उनके साथ मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो घटना अद्भुत है। मैंने कैबिनेट का प्रस्ताव नकल रोकने के लिए बहुत कठोर प्रस्ताव मैंने बनाया था, इसे मैं मानता हूं। जब लेकर वो प्रस्ताव हमारे जो उसमें के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सब नकल को कर्नल सिंह जी, वो गए, कैबिनेट में स्वीकृत हुआ। कैबिनेट में विचार के लिए स्वीकृत हुआ। पहले दिन जब वो प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया, हमारे कैबिनेट के सहयोगी जो थे उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, मतों की भिन्नता थी, विचारों की भिन्नता थी। इतना कठोर कानून नकल रोकने के लिए, और साहब इतना कठोर कानून यदि हम लोगों ने लागू कर दिया तो करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, और एक बच्चे के परिवार में यदि 5 सदस्य होंगे तो 5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे। 2 बार मंत्रिमंडल में वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। फिर मैं जाकर अकेले मैंने कल्याण सिंह जी से मिला और मैंने अपनी इच्छा और अपना भाव दोनों व्यक्त किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। कहा ठीक है। फिर मैं समझ में नहीं पाया कि क्या करेंगे। इतने दिनों के बावजूद पारित होगा कि नहीं होगा, यह आशंका मेरे मन में बनी हुई थी। लेकिन जब बृहस्पतिवार या बुधवार को बैठक होती थी सामान्य, जब बैठक हुई तो चेयर पर बैठते ही प्रस्तावों का जो बंडल था, कैबिनेट के प्रस्तावों का बंडल, बीच से उसको निकालकर और उन्होंने ऐसे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाई शिक्षा मंत्री जी का आग्रह है, इस पर कोई विचार नहीं होगा, यह प्रस्ताव पारित। शासन चलाने के लिए जो दृढ़ता चाहिए, वह दृढ़ता उस दिन हमने उनके अंदर देखी थी। और उन्होंने इस फैसले से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है। यह संदेश उन्होंने दे दिया था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। और जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ में भी 32-33 साल की उम्र थी। कभी अटपटा लगता है कहने में, उनके साथ बैठकर हम लोग
कभी मैं ही आग्रह कर देता था भाई साहब आज ताश हो जाए। वो थे, मैं था, जगत नारायण दुबे थे, हरनाम यादव थे, तो वो ताश खेलने के लिए बैठ जाते थे। 12 और 1 रात भी कभी कभी बैठ जाते थे। श्यामनंदन जी बैठे हैं, उनको क्या कहे, श्यामनंदन जी आप ही थे उस गोल में, है ठीक है। एक बार मैं सदस्य विधान परिषद निर्वाचित हुआ तो रहने की कोई जगह क्या नहीं थी, अस्थायी कोई ऐसा निवास नहीं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह मुझे कहना नहीं पड़ा, आपको हमारे आवास पर रुकना है। कई दिनों तक मैं उनके ही आवास पर गया रुका था। सवेरे उठना, जैसा सुखम देव जी बता रहे थे, चाय बनाना, चाय पिलाना, खुद से करते थे। उनको तीनों भूमिकाओं में मैंने देखा है, नेता, भाई और सखा। लेकिन ये तो तय है, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, जो कल थे आज नहीं है। होने और न होने का यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। लेकिन एक भ्रम भी बराबर बना जाता है कि हम हैं और हम ही रहेंगे, यह भ्रम पलता भी रहता है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कुछ ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं है, बातें बहुत सारी हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए अंतिम बात यह भी कह देना चाहता हूं, लंबे समय तक उनकी स्मृतियां लोगों की स्मृति पटल पर तरोताजा रहेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से कि वह हमें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय कृष्ण गोपाल जी। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हम सबके मध्य में अपने पार्थिव शरीर से नहीं है, लेकिन अनेक स्मृतियां भिन्न भिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के मध्य में है। योगायोग ऐसा है, मेरे पूर्वजों का गांव और उनका गांव आसपास था, और इसलिए मेरा अक्सर उनके गांव में जाने का प्रसंग बन भी जाता था। कुछ वर्षों तक मैं वहां जिला प्रचारक भी रहा, और इसलिए उनके अनेक घटनाएं और प्रसंग मन में स्थिर है। पहली बात तो यह कि अत्यंत सामान्य गरीब परिवार में जन्मे कल्याण सिंह जी। घर में कोई भी कमरा पक्का नहीं था। 10-12 बीघा जमीन थी, लेकिन उसमें बड़ा हिस्सा नहर में चला गया। नहर बनी तो बाद अध्यापक हो गए। संघ के स्वयंसेवक थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से कुशल वक्ता थे। किसी भी बात का प्रतिपादन करना होता था तो बहुत अच्छे प्रकार से करते थे, जनता प्रभावित हो जाती थी। उस समय वहीं तहसील प्रचारक थे, उनका नाम था मंगीलाल जी। हमारे 5 में संपादक रहे बलदेव भाई, उनके पिताजी थे। मंगीलाल जी टीबी के पेशेंट भी रह चुके थे, उनका एक लंग निकल गया, लेकिन मंगीलाल जी ने कल्याण सिंह जी को आग्रह किया, कल्याण सिंह जी आप राजनीति में आ जाओ। कल्याण सिंह जी ने पहले तो अनिच्छा व्यक्त की थी, लेकिन सब लोगों ने उनकी वक्तृता देखी तो सब लोग नहीं, कल्याण सिंह जी आप आओ। तो युवावस्था में कल्याण सिंह जी जनसंघ में आ गए और धीरे धीरे लोगों के दिल पर छा गए। एक बार मैं उनके चुनाव की तैयारी के लिए होने वाली एक विशिष्ट सभा में गया था।
वो सभा 10 घंटे चली थी। 10 घंटे चलने वाली सभा मैंने भी कभी नहीं देखी। कल्याण सिंह जी मंच पर थे, 5-7-10 लोग मंच पर थे। हर गांव से बैलगाड़ी में लोग आते थे। गांव के लोग मंच पर खड़े होते थे, 2, 4, 5 लोग। फिर गांव से ही इकट्ठा करके धनराशि लाए हैं, वो कल्याण सिंह जी और उनके कोषाध्यक्ष को देते थे। मंच से घोषणा होती थी, गांव का नाम ये सज्जन आए हैं, 501 रुपया गांव से इकट्ठा करके लाए हैं। ये 80 के दशक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 10 घंटा 12 घंटा सभा चलती थी। हर गांव से बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी में लोग आते थे। ट्रैक्टर का जमाना नहीं था, और ट्रैक्टर उस क्षेत्र में उतने थे भी नहीं, लेकिन हजारों बैलगाड़ियों से बड़ा मेला लगा रहता था। लोग खाना बना के लाते थे अपने अपने घर से, खाना भी खाते थे, भाषण भी चलते थे, बीच में गीत होते थे। लेकिन प्रत्येक गांव का प्रतिनिधित्व इस सभा में हो जाता था। ऐसा जन प्रतिनिधित्व उनको था। उनके कार्य की शैली भिन्न थी। गांव और गरीब के कष्ट और दुख को उन्होंने गहराई से समझा था कि गांव का किसान कितना कष्ट में, कितना दुख में है। उसके बच्चे अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते। एक कृषक भी 2 जोड़ी कपड़े जीवन में नहीं बनवा पाता, नए अच्छे से रह नहीं पाता, दिन रात मेहनत करता। ये दुख उनके मन में था। देश की जो ग्रामीण जनता है, मजदूर जनता है, इसका उन्नयन होना चाहिए, इसका उत्कर्ष होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ गए, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े, उनके बीच में अपने राष्ट्रीय विचार को लेकर के गहराई तक वे चले गए। ये उनकी विशेषता है। लेकिन साथ साथ एक बात और कहते थे, जो पिछड़े हैं उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कोई गड्ढे में गिर गया। जो गिर गया वो भी ऊपर उठने का प्रयास करता है। गड्ढे के ऊपर जो है वो भी झुक करके उसको हाथ पकड़ लेते हैं। थोड़ा ये ऊपर से झुकते हैं, थोड़ा नीचे वाला ऊपर उठता है। ऐसा मिल करके नीचे वाला ऊपर आ जाता है। समाज में एक बड़ा वर्ग पिछड़ गया है। समाज में एक बड़ा वर्ग गरीब है। समाज में एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है। दोनों को प्रयत्न करना होगा तो समरस और एकात्म समाज बनेगा। दीनदयाल जी का यही कहना है। दीनदयाल जी प्रारंभिक गुरु उनके थे इस राजनीतिक क्षेत्र के। इस प्रकार से एक सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा थे। और जैसा पूर्व के वक्ताओं मान्यवर राजनाथ जी और मान्यवर मुख्यमंत्री जी, इन सभी ने उल्लेख किया, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री बने थे तब, तो मेरे को भी उन्होंने एक संस्मरण सुनाया, जैसे मान्यवर राजनाथ जी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा इस विभाग के भ्रष्टाचार को देख करके मेरा हृदय कांप जाता है। गरीब टीबी का मरीज है, उसकी भी दवा भी बेच देते हैं। कुष्ठ रोगी है, उसकी दवा भी बेच देते हैं। भ्रष्टाचार कितना नीचे और कितना अमानवीय रूप लेकर के खड़ा हो गया है, मेरे को चिंता होती है। कल्याण सिंह जी कैसे परिवेश में से आए थे, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। वो प्रवास पर आसपास में जाते थे तो एक जोड़ी कपड़ा उनके पास रहता था, केवल एक जोड़ी कपड़ा, यानी तो जो है वही। एक लुंगी पहन करके रात को सोते थे और अपना कुर्ता धोती रात को धो करके सुखा देते। ये दृश्य भी हम लोगों ने देखा। और रात को कार्यालय में आकर के सुखाया। सुखाने के बाद कार्यालय के प्रेस से ही प्रेस किया और चाराना पैसा निकाल कर चुपचाप कार्यालय के गाले में रख करके चले जाते थे। ये कार्यालय की बिजली का खर्चा जो मैंने कुर्ता और धोती को प्रेस करने में खर्च किया, उसके लिए। इस परिवेश में से, इस वातावरण में से खड़े हुए अत्यंत प्रामाणिकता से प्रारंभिक जीवन उन्होंने प्रारंभ किया। अध्यापक बने, लेकिन छोड़ दिया अध्यापक। लगता है जननेता बनने के लिए वो बाधा है, कोई भी प्रकार की नौकरी नहीं। लेकिन समाज का कष्ट उनके अंतर्मन में इतनी गहराई तक बैठ गया था, और ये सारे समाज को साथ लेकर के, समाज में संघर्ष नहीं, समाज में द्वेष नहीं, समाज में विभाजन नहीं, बड़े और छोटे, संपन्न और विपन्न, उच्च और नीच, सबको साथ लेकर के चलने का एक विशिष्ट स्वरूप उन्होंने दिया। वे कहते थे देश एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, और ये केवल भौतिक उन्नति नहीं, देश की सांस्कृतिक उन्नति भी चाहिए।
आप लोगों को मैं बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, बहुत अच्छे कवि थे, अनेक उनके गीत प्रसिद्ध हुए, अनेक गीत ऐसे थे जो संघ की शाखाओं पर भी चलते थे। मैं अंतिम बार जब उनसे मिला तो मैंने उनको कहा, कल्याण सिंह जी आपके गीत हैं कहाँ? बोले हमको भी मालूम नहीं कहाँ पड़े हैं, लेकिन हैं तो सही। मैंने उनको कहा राजस्थान में थे तब मिलने के लिए जब गया था, कल्याण सब गीतों को इकट्ठा करो। बोले अब हमसे होगा नहीं। उनके सुपुत्र को मैंने कहा इकट्ठा करो, 100-125 गीत हैं उन्होंने जो लिखे हैं। जेल से इतने अच्छे पत्र लिखते थे आपातकाल में, सबका हिम्मत बताते थे। 10-10 पृष्ठ का पत्र उन्होंने लिखा। उन लोगों के घर लिखते थे जिन लोगों के घर में समस्या है, कष्ट है, अकेला कमाने वाला चला गया जेल में, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, उसके घर को हिम्मत और ठानस बढ़ाने का काम ये करते थे। और जेल से उन्होंने हजारों पत्र लिखे आपातकाल में, उन कार्यकर्ताओं के घर लिखे जो कार्यकर्ता जेल में उनके साथ वहां थे। अर्थात कार्यकर्ता के परिवार को संभालना, कहता है गरीब को संभालना, संपन्न है उसको भी संभालना, व्यवस्था में परिवर्तन भी लाना और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखना, ऐसा समन्वयी जीवन था। हम लोग स्मरण करते हैं, बहुत सारी स्मृतियां आ जाती हैं। महान लोग अपने पीछे एक लंबी रेखा छोड़ करके जाते हैं, दूर तक प्रकाश रहता है, उस प्रकाश में हमसे लोग अपना अपना मार्ग खोजते हैं। और इसलिए विपन्न को संपन्न बना देने का उनका जो संकल्प है, दूर पिछड़ गए लोगों को ऊपर उठाने का जो उनका संकल्प है, उसको सब ध्यान में रखें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से उनके चरणों में विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अभी यहाँ पर सभी उपस्थित भाइयों बहनों से निवेदन है, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। पुष्पांजलि करके ही यहाँ से सभी जाएंगे। पुष्पांजलि कभी बैठे रहेंगे अपने स्थान पर।